बीबीसी दुनिया में आज देखिए, भारत में बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों का कारोबार। कैसा होगा भविष्य? दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है भारत। ऐसे में क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बनेगी बात? क्या सबके लिए खरीदना है आसान? इन गाड़ियों को लेकर क्या है फिक्र और सवाल, और क्या है सरकार की योजना? बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल भुयन। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार पर आज कवर स्टोरी में होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। रिकॉर्ड बना रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए के करीब, मुंबई में डीजल 100 के पार। पिछले 2 हफ्तों में पेट्रोल की कीमतों में 13 बार और डीजल की कीमतों में 16 बार हुआ इजाफा। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक प्रदर्शन में चली गोलियां, कम से कम 5 लोगों की मौत, 30 घायल। पिछले साल बेरूत पोर्ट पर हुए भयानक विस्फोट की जांच कर रहे जज का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी। नॉर्वे में एक व्यक्ति के तीर धनुष के हमले में 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी। 37 साल के डैनिश व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हमलावर का कट्टरपंथ की ओर झुकाव। अधिकारियों ने कहा आतंकी हमले के एंगल से होगी जांच। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। बढ़ते प्रदूषण पर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कुछ बड़ी कार कंपनियों ने तो कहा है कि 2040 तक वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन करेंगी। पर इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के महंगे दाम, मेंटेनेंस को लेकर भारत में कई सवाल हैं। तो भारत में कैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक कारों की रफ्तार? इसी की चर्चा आज कवर स्टोरी में। भारत की गिनती अक्सर सबसे प्रदूषित देशों में होती है। बढ़ता प्रदूषण चिंता का सबब है। इनमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में वायु प्रदूषण कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं, और यही वजह है कि मोदी सरकार इनके इस्तेमाल पर भी जोर दे रही है। कई लोग ये कारें खरीद भी रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ये कारें चलाने वाले का अनुभव क्या कहता है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। मनु अग्रवाल को हाल ही में अपने इस्तेमाल के लिए एक नई कार चुननी थी। उन्होंने विकल्पों से भरे बाजार में इलेक्ट्रिक कार को चुना और अब वो अपने फैसले से खुश हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो इसके साथ काफ़ी स्मूथ रहा है। एनवायरमेंटल फ़ायदा भी बहुत है, गाड़ी का आवाज़ नहीं है, कंपन नहीं है, और अभी हम उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आने वाला है, क्योंकि इसमें इंजन नहीं है। एनसीआर के लोग इसे अपनाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो मुझे लगता है उससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क वातावरण पे पड़ेगा। मनु अग्रवाल जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के ग्राहक भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के अनुसार इस साल जनवरी से जुलाई तक 1,21,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके थे, जो 2020 में पूरे साल में बिके इलेक्ट्रिक वाहनों से 2,000 अधिक है। ये ऐसे देश के लिए यकीनन अच्छी खबर है जहां दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 19 बसते हों। लेकिन आज भी ज़्यादातर लोगों के मन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर कई सवाल हैं। चार्जिंग की सुविधा से जुड़ी शंकाएं उनमें से सबसे ऊपर हैं। इसमें देखिए 2 तरह की चार्जिंग अवेलेबल है। एक स्लो चार्जिंग है जो कि एसी चार्जिंग है, और एक फास्ट चार्जिंग है जिसे डीसी चार्जिंग कहते हैं। डीसी चार्जिंग जो है करीब आधे घंटे में आपको 80% के करीब चार्ज कर देती है और 1 घंटे में पूरा चार्ज कर देती है। और एसी चार्जिंग में आपको करीब 8 घंटे लगते हैं फुल चार्जिंग में। आसानी ये है कि कंपनी वाले इसे घर पे ही आपका वो लगा के जाते हैं सिस्टम। एक सिस्टम है जो 15 एम्पेयर के सॉकेट से कहीं भी हो सकता है चार्ज। धीरे धीरे इसके चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं हर जगह। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक दूसरी बड़ी शिकायत उनकी महंगी कीमत को लेकर रहती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये एक बार का खर्च है जो बाद में आपकी जेब को बचाएगा।
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का रनिंग कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट 1/4 और 1/5 ऑफ अ कन्वेंशनल व्हीकल का कॉस्ट है। बहुत सारे कस्टमर हैं जहां पे उनकी फाइनेंशियल बाइंग एबिलिटी नहीं है, बट हम हर एक चीज में आजकल अभी आप सेलफोन से लेके हर एक चीजों पे आप कस्टमर को आप EMI का ऑप्शन दे देते हैं। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। अगर हम वो फाइनेंसिंग का अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जहां पे अगेन फाइनेंशियल कंपनीज है और जो ऑटो EM है उनको साथ में काम करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से वारंटी है वो 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर है। अगर हम 1 रुपए किलोमीटर भी लगा लेते हैं तो 1,60,000 किलोमीटर चलने में 1,60,000 रुपए लगने हैं। और आप 1,60,000 किलोमीटर अगर आप चलाएंगे पेट्रोल की गाड़ी, 11,20,000 का आपको पेट्रोल आप यूज करेंगे जब आप 1,60,000 किलोमीटर चलाएंगे। भारत में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उद्योग के लिए भारतीय बाजार बेहद अहम है। इसी बात को भांपते हुए ओला कैब कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस पर नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया था। स्कूटर के अलग अलग वेरिएंट्स की कीमत 1 लाख से 1,30,000 रुपये तक है। जानकारों की राय में बाकी कंपनियां भी भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में मौके तलाश रही हैं। बिटवीन जस्ट ओला, एथर, हीरो इलेक्ट्रिक, ये 3 कंपनीज मिलके ऑलमोस्ट दे आर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विच विल बी मोर देन 20 मिलियन इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स विद इन नेक्स्ट 3 years। मोदी सरकार चाहती है कि साल 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार 2006 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। सरकार का इरादा है कि अगले दशक की शुरुआत तक देश में आधे से ज़्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों और देश भर में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए देश के ऑटो सेक्टर में 185 अरब डॉलर के निवेश की ज़रूरत होगी। मार्केट रिसर्च एजेंसियों के मुताबिक इतनी रकम सिर्फ विदेशी निवेश से ही जुटाई जा सकती है। इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली 2 बड़ी वैश्विक कंपनियां टेस्ला और वोक्सवैगन भारत में कारों के आयात कर में छूट की मांग कर रही हैं, लेकिन भारतीय कार कंपनियां इसके खिलाफ हैं। हमारा एज अ इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस का ये कहना है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग थोड़ा अगर टैक्सेशन में, इंपोर्ट ड्यूटीज में रिलैक्सेशन करते हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया में बहुत सारे जो स्पेशली 4-व्हीलर्स में है, 4-व्हीलर्स में इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स ने अभी तक बहुत अच्छे ऑप्शंस कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। तो उसकी वजह से अगर थोड़े टाइम के लिए, अगले 2 या 3 साल के लिए अगर इंपोर्ट ड्यूटीज में थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। विशेषज्ञों का दावा है कि दुनिया भर में 2040 तक बिकने वाली हर नई कार इलेक्ट्रिक होगी। अगर ऐसा होता है तो बड़े शहरों का दम घुटने से बच सकेगा। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली। कुछ दिन पहले हैदराबाद में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर फिर सवाल उठने लगे। भारत में इन गाड़ियों की राह में क्या मुश्किलें हैं और कितनी सुरक्षित हैं ये गाड़ियां, ये जानने के लिए BBC संवाददाता जुबैर अहमद ने बात की ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल विनी मेहता से। चैलेंजेस हैं अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले तो ये है कि प्राइस पॉइंट का, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव है और आज की डेट में अब तक भी जो कन्वेंशनल स्कूटर्स हैं वो चीपर हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दूसरा एक मुद्दा होता है रेंज एंजाइटी का, कि अगर आपकी गाड़ी रास्ते में चलते हुए बंद हो गई तो आप उसे कैसे चार्ज करेंगे। तो आपके आसपास काफ़ी सारे चार्जिंग स्टेशंस होना चाहिए। एक तीसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए फाइनेंसिंग इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है जितने की कन्वेंशनल व्हीकल्स के लिए अवेलेबल है। दूसरा, एक कंज्यूमर जो है जो एक ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू अ न्यू प्रोडक्ट, तो उसके दिमाग में ये बातें रहती हैं कि अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, क्या जो रिपेयर सेंटर्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं वो पास में हैं कि नहीं हैं। और कुछ सेफ्टी को लेके भी इश्यूज आ रहे हैं कि आज की डेट में कुछ हमने देखा है कि बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है कुछ गाड़ियों में, हमने देखा है। हालांकि ये काफ़ी रिसेंट मुद्दा है, तो कुछ सेफ्टी के नज़रिए से भी हमें खासे तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना पड़ता है। तो कुल मिला के ये कुछ मैं कहता हूँ कंसर्न्स हैं, बट आई थिंक वी आर सेट इन द राइट डायरेक्शन। और ब्रेक के बाद देखिए, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ने को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट।
बीबीसी दुनिया में बहुत कुछ बाकी, बनी रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। 31 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान के एक हरक जिले में एक हिंदू मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला कर उसमें तोड़फोड़ मचाई। माना जा रहा था कि लगभग 1500 लोग इस हमले में शामिल थे, पर इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अब इस पर फैसला आया है, जिसके मुताबिक तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार लोग जुर्माना देंगे, जिसका इस्तेमाल मंदिर को फिर से बनाने के लिए किया जाएगा। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान से जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता खुदा इकराम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के मुताबिक जो 123 एक्यूज्ड लोग थे वो तकरीबन 33 मिलियन रुपीस जो हैं वो अदा करेंगे और उनसे इस रकम की जो वसूली है वो 1 माह के अंदर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये जो रकम वसूल होगी ये मंदिर की रिकंस्ट्रक्शन पर खर्च की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये भी साथ ही साथ कहना है कि अगर हिंदू कम्युनिटी चाहती है तो वो इस मंदिर को एक्सपैंड भी कर सकती है। याद रहे कि ये लोग आए ही इसी वजह से थे कि हिंदू कम्युनिटी ने ये चाहा था कि जो करक मंदिर है उसका जो प्रेइंग एरिया है उसको एक्सपैंड किया जाए, लेकिन जो लोकल मुस्लिम्स थे उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इस पर वो मुश्तइल हो गए, धावा बोल दिया और तोड़फोड़ की। अब उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले पर हर हाल में अमल दरामद होगा। इसकी पहली वजह तो यही कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। दूसरी बात ये कि मार्च में 2021 के जो हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के जो नोटेबल्स थे वो एक जगह पर बैठे थे और जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी ज़ेर निगरानी एक पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके मुताबिक दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो पीस और हारमनी के साथ अब ज़िंदगी गुजारेंगी। सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन है वो मिला जुला ही आ रहा है। उसमें बहुत सारे लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं कि पीस और हार्मनी को आगे रहना चाहिए और ये दोनों कम्युनिटीज़ बिना लड़े और बिना किसी हार्ड फीलिंग्स के एक साथ एक जगह पर रह सके। कोरोना की मार झेलने के बाद दुनिया के कई देशों में कारोबार पटरी पर आ रहा है। कुछ चीजों की मांग बढ़ रही है तो कुछ चीजों की किल्लत हो रही है। इधर सप्लाई चेन पर भी काफी दबाव है। कई जगह तो सामान से लदे जहाज रुके पड़े हैं, इसलिए कई जगहों पर सामान के दाम बढ़ रहे हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। दुनिया के सबसे बड़े पार्किंग लॉट में से एक है प्रशांत महासागर, जहां एशिया के सामान से लदे दर्जनों कार्गो शिप इस इंतजार में हैं कि कब उन्हें बंदरगाह पर जगह मिलेगी। और यही हाल जॉर्जिया के अटलांटिक तट और दुनिया भर के अन्य बंदरगाहों का भी है, जिसकी वजह से विश्व भर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बैकलॉग को खत्म करने के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने का ऐलान किया है। This is across the board commitment to going to 24/7. This is a big first step in speeding up the movement of materials and goods through our supply chain. The actions of the president show that this is राष्ट्रपति के इस कदम से पता चलता है कि सप्लाई चेन एक बड़ा वैश्विक संकट है। इसके पीछे बड़ा कारण है कोरोना महामारी, जिसके बाद चीजों की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई, जिसे पूरा करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव बन गया और इसी वजह से चीजों की किल्लत हो गई। इससे कीमतें आसमान छू रही हैं और क्रिसमस से पहले इसका हल शायद ही निकले। and that's not going to be solved before Christmas. अमेरिका में कई हजार कारें और ट्रक खड़े हैं जो लगभग पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, लेकिन इन्हें बेचा नहीं जा सकता क्योंकि इनमें माइक्रोचिप नहीं लगी है, जिनके ऑर्डर महामारी की शुरुआत में ही रद्द कर दिए गए थे। कंपनियों को उम्मीद ही नहीं थी कि इनकी मांग फिर बढ़ेगी। इससे उस बैंक प्रमुख की सोच में भी बदलाव आया है जिन्होंने साल की शुरुआत में ब्रितानी अर्थव्यवस्था में एक बड़े उछाल की बात कही थी। हमने अर्थव्यवस्था में तेजी आने की बात कही थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि इससे सप्लाई चेन की समस्या खड़ी हो जाएगी, चाहे वो पेट्रोल हो, माइक्रोचिप्स हो या कोई भी चीज। कोरोना प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेने वाले वित्त मंत्री वॉशिंगटन डीसी की सड़कों और पार्कों में घूम रहे हैं। इन सब का एक ही समाधान है, स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक उत्पादन करना। फ्रांस और यूरोपीय देशों को प्रमुख टेक्नोलॉजी, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स और उन सभी चीजों पर निर्भरता कम करनी होगी जिसकी आज कमी हो रही है। और इससे कीमतें स्थायी तौर पर बढ़ेंगी, जिसमें अमेरिका चीन तनाव, ब्रेक्सिट के बाद वीजा प्रतिबंध या यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच व्यापार का भी असर शामिल होगा। ये एक बड़ी वैश्विक चुनौती है जिसका हल निकालना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। और कई देशों के लिए कारोबार को पटरी पर लाना अब भी बड़ी चुनौती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या आप कर सकते हैं वॉलरस की गिनती करने में मदद। तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। अगर आप दूसरों की तरह लॉकडाउन में कोई नई हॉबी नहीं बना पाए हैं तो एक हॉबी है जिस पर सोचा जा सकता है। वॉलरस की गिनती करना चाहेंगे। एक सैटेलाइट ने ये तस्वीरें ली हैं और फिर इसमें वॉलरस ढूंढे गए, पर ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता रेबेका मोरेल की ये रिपोर्ट। थोड़े गुस्सैल और आकार में बड़े वॉलरस आराम से दिख जाते हैं, पर आर्कटिक में वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उनकी गिनती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अब इन सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से अटलांटिक और लैप्टेव सी वालरस का पता लगाने का प्लान बनाया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये जानवर खतरे में हैं। जिस समुद्री बर्फ में ये वॉलरस रहते हैं वो अब तेजी से पिघल रही है। इसकी वजह से इन जानवरों में बदलाव आ रहा है और अब ये जमीन पर आने लगे हैं। इनके शरीर पर भी असर पड़ रहा है। अभी हमें ये नहीं पता कि इससे इनकी तादाद पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से हमें कुछ अहम जानकारी मिलेगी। हम पिछले 60 सालों से अंतरिक्ष से धरती की तस्वीरें खींचते आए हैं, पर इनमें कई बदलाव आ चुके हैं। 80 के दशक में सैटेलाइट 30 मीटर के आकार तक की चीजें देख लेता था। फिर कुछ ही सालों में ये दायरा घटकर 10 मीटर हो गया और अब आधुनिक तकनीक की मदद से 30 सेंटीमीटर के आकार की चीजें भी हम साफ देख सकते हैं। लेकिन इतना करीब होने के बावजूद वॉलरस की गिनती करना काफी मुश्किल है। इसके लिए इन बच्चों से मदद मांगी जा रही है, जिनका पहला काम होता है 25,000 वर्ग किलोमीटर की इन तस्वीरों में वॉलरस का पता लगाना। It's quite hard because there's like rusty barrels and rocks that look really similar. It's kind of a challenge as well because they're all hidden and you have to try and search for them. लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के लिए कहीं ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमने अपने वालरस फ्रॉम स्पेस प्लेटफॉर्म पर 6,000 से ज्यादा तस्वीरें अपलोड की हैं, जिन्हें आप WWF की ब्रिटेन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हम करीब 5 लाख लोगों से वालरस को ढूंढने और उनकी गिनती करने के लिए मदद मांग रहे हैं। लेकिन इन वॉलरस का भविष्य अधर में है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहे बदलाव इनके प्राकृतिक आवास धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। लेकिन अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और लोगों की मदद से हम इन वॉलरस की संख्या का पता लगा सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन। आज के लिए बस इतना ही।